अगला स्टेप क्या है, ढूंढो। आपने 100 क्रॉस करा लिए, इस तरह के 100 सेट ऑफ क्रॉसेस करा लिए। अब ढूंढो कौन से क्रॉस में आपको डिजायर्ड हाइब्रिड मिला है, या बोलो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिला है। यही अगला स्टेप है। देखिए, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। हाइब्रिड तो बना लिया, लेकिन जैसा सर ने बोला, मैंने भी बोला कि जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हमने करा तो लिया लेकिन डिजायर्ड हाइब्रिड मिले। तो मान लीजिए हमने 100 क्रॉस करे थे, राइट, और 100 क्रॉस किए थे और सबके रिजल्ट आ चुके हैं। अब हमें चेक करना है कौन से क्रॉस से हमें डिजायर्ड हाइब्रिड मिल रहा है। इसीलिए इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। देखिए, दिस स्टेप consists of selecting those plants that have the desired character combination। हमें ढूंढना है वो प्लांट्स जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब हाई प्रोटीन कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट दोनों एक ही प्लांट में आ गए हो, राइट। तो देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले सर ने हाइब्रिड प्लांट बनवा दिया था, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, डस्टिंग सब करा के, और फर्टिलाइजेशन से मान लो ये सीड्स लग गए। अब ये जो सीड्स लगे बच्चों, ये क्या है, हाइब्रिड सीड्स ही तो है। ये सीड क्या है, हाइब्रिड सीड्स है। अच्छा, हाइब्रिड सीड्स, ओके। अब ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं बच्चों, इनको जर्मिनेट कराओ। इन हाइब्रिड सीड्स को जब सॉइल में डालोगे, जर्मिनेट करेंगे, तो ये लो हाइब्रिड प्लांट आ गया, राइट। और अगर मान लो आपने 100 क्रॉस कराए थे, तो इस तरह के आपको 100 टाइप्स के प्लांट मिल गए, है कि नहीं। 100 क्रॉस कराए थे तो इस तरह के 100 प्लांट से सबके सीड लो और जर्मिनेट कराओ, तो हाइब्रिड प्लांट्स मिल गए आपको। अब इनको चेक करो, क्या इनमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, हाई डिजीज रेजिस्टेंट है। ये डिजीज रेजिस्टेंट है या नहीं, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, राइट। लेकिन हाई प्रोटीन कंटेंट है इनके सीड में या नहीं, उसके लिए इनको रिप्रोडक्शन करने दो, तो इनमें भी सीड्स लगेंगे, राइट। अब ये हाइब्रिड की प्रोजेनी हो गई, ये सीड्स जो हैं ये क्या हुए, हाइब्रिड की प्रोजेनी। इनको भी जर्मिनेट करा लो। अरे इनमें भी चेक करो किसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है या नहीं। मैं कह रहा हूं आगे हम देखेंगे कौन से हाइब्रिडाइजेशन से हमें डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट मिला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीड्स आए हाइब्रिड, जिस प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो हाइब्रिड सीड आए उनको जर्मिनेट कराओ। जर्मिनेट कराया तो हाइब्रिड प्लांट बन गया। अब इसको चेक करो, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है या नहीं, इसको रिप्रोडक्शन करने दो, इसमें सीड बनने दो, और चेक करो हाई प्रोटीन कंटेंट है या नहीं सीड में, राइट। और जब सीड बन गए हाइब्रिड की, ये जो प्रोजेनी सीड्स हैं ये, इनको जर्मिनेट करने दो, तो हाइब्रिड की जो प्रोजेनी प्लांट्स हैं ये, इनमें भी चेक करो किसमें हाई डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर है, किसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, सब चेक करो। एक बार में नहीं कि इस प्लांट को चेक किया और बस पता चल गया। हाइब्रिड की प्रोजेनी भी चेक करो किसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है या नहीं। कुल मिला के क्या किया हमने, हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिजायर्ड कॉम्बिनेशन वाला प्लांट कौन है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल। कोई पूछे विच स्टेप इज द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फर्स्ट स्टेप। लेकिन कोई पूछे क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो क्यों बोलो, अब बोलोगे क्रूशियल क्यों, अरे इसी स्टेप से तो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट मिलने वाला है, राइट। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स, इसीलिए इट रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। बहुत अच्छे से साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना होगा, अच्छे से चेक करना होगा कि कौन से प्लांट में डिजायर्ड कैरेक्टर आया, राइट। मैंने तो 100 क्रॉस कराए थे, मैंने तो 100 क्रॉस कराए थे। तो इस तरह के मेरे पास 100 प्लांट्स हैं और उनमें सीड्स लगे हैं। सभी 100 प्लांट्स में जो सीड्स लगे हैं
उनको जर्मिनेट करके चेक करूंगा किसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है। हो सकता है 100 क्रॉस मैंने कराए थे, उनमें से 2 क्रॉस से ऐसे हाइब्रिड प्लांट मिले जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर था। अगर ऐसा हो गया 100 क्रॉस कराए थे, उनमें से 2 क्रॉस से मुझे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स मिल गए, तो एक स्टेप और बढ़ गया। क्या? अगर डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट 2 हाइब्रिडाइजेशन से मिले, 2 एक्सपेरिमेंट से मिले, तो उन दोनों को कंपेयर करो फिर कि उनमें से ज्यादा सुपीरियर कौन है, वो लेंगे हम। एनसीईआरटी कहती है कि कभी कभी एक से ज्यादा मिल जाते हैं हाइब्रिड हमें, तो फिर हम जो ज्यादा बेटर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लो ये वाला डिजायर्ड हाइब्रिड था और इसकी जो प्रोजनी है, उन प्रोजनी में भी कुछ में ये कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, तो ये डिजायर्ड वैरायटी का पौधा मिल गया या नहीं। इसीलिए हम आगे बात करते हैं कि दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। सर हाइब्रिड विगर, हाँ सिंपल डिस्कस किया था हमने। हाँ, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इज सुपीरियर देन बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, राइट। तो हमें कैसा प्लांट मिल गया? हाई डिजीज रेजिस्टेंट और हाई प्रोटीन कंटेंट वाला। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई है बच्चों। ये जो हाइब्रिड पौधा मिला है हमें, डिजायर्ड हाइब्रिड, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कई जनरेशन तक, ताकि हमें होमोजाइगस प्लांट मिले। क्या मिले? होमोजाइगस प्लांट मिले। भाई सिंपल सी बात है। सर अगर इनको याद दिलाएं जेनेटिक्स वाला, ये ऐसे करके हमने क्रॉस बनाया था। कैपिटल पी हाई प्रोटीन कंटेंट है मान लीजिए, ये लो डिजीज रेजिस्टेंस एक पेरेंट में, एक में लो प्रोटीन कंटेंट और हाई डिजीज रेजिस्टेंस। हमने हाइब्रिड बनाया, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हाइब्रिड था हमारा, इसको हमने ढूंढ लिया, डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट मिल गया। लेकिन ये तो हेट्रोजाइगस है, हमें होमोजाइगस चाहिए, मतलब कैपिटल पी पी कैपिटल आर आर, ये चाहिए होमोजाइगस। तो मैं क्या कराऊं? सेल्फ पॉलिनेशन कराओ ना। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे भाई ऐसे, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे आप, तो याद है ना डायहाइब्रिड क्रॉस से 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। उनमें से जब सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो 16 का जब चेकर बोर्ड बनता है तो एक बॉक्स ये भी होता है, कैपिटल पीपी कैपिटल आर आर, ये चाहिए हमें। तो जो डिजायर्ड हाइब्रिड आपको मिल गया, सेलेक्ट किया, टेस्ट किया कि उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है या नहीं। जब मिल गया तो सेल्फ पॉलिनेशन कराओ और होमोजाइगस पाओ, कैपिटल पीपी कैपिटल आर आर। क्योंकि अगर ये होमोजाइगस हो गया, ये मिल गया हमें, तो ये कैरेक्टर स्टेबल बना रहेगा। ये ऐसे ही आने वाली जनरेशन इसकी सभी ऐसे ही बनी रहेंगी, राइट। यही हमने लिख रखा है बच्चों अगली लाइन में, आपको दिखाता हूं वो लाइन, देखिएगा। तो कुल मिला के ये है कि डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट हमने ढूंढ लिया, वो तो हेट्रोजाइगस था, तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया और क्या पा लिया हमने? होमोजाइगस, मतलब प्योर लाइन पा लिया, मतलब कैपिटल पीपी कैपिटल आर आर वाला प्लांट हमने पा लिया। ये देखिए, इन दिस स्टेप फाइनली प्योर प्लांट्स होमोजाइगस आर डेवलप्ड। तो कुल मिला के हमें डिजायर्ड वैरायटी का प्लांट मिल चुका है, वो भी होमोजाइगस, राइट। यही तो करना था बच्चों। अभी तक ये जो 4 स्टेप चल रहे थे, ये प्लांट ब्रीडर कर रहा था, एक्सपेरिमेंट प्लांट ब्रीडिंग करने वाले साइंटिस्ट। क्या बोलोगे? प्लांट ब्रीडिंग करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोलोगे? प्लांट ब्रीडर। वो कर रहा था ये। अब प्लांट ब्रीडर ने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया, उसने बना लिया डिजायर्ड वैरायटी का वीट बना रहे थे ना, वीट वैरायटी बना ली, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई डिजीज रेजिस्टेंट। अब बात खत्म हो गई। अब वो क्लेम करेगा, इंडिया में कहां क्लेम करेगा? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में क्लेम करेगा कि मैंने वीट की एक ऐसी वैरायटी बनाई है जो कि इंडिया में किसी के पास नहीं है, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है और हाई डिजीज रेजिस्टेंट है। वो क्लेम करेगा। तो जब क्लेम करेगा तो ICAR को वो क्या करेगा? सीड्स प्रोवाइड करेगा जो उसने बनाया है।
प्लांट वैरायटी को प्रोवाइड करेगा। तो अगला स्टेप जो है, सीड तो दे दिया उसने आईसीआर को, प्लांट्स दे दिए आईसीआर को, अब प्लांट ब्रीडर कुछ नहीं करेगा, अब जो करेगा कौन करेगा? आईसीआर करेगी, राइट। अब पांचवा स्टेप क्या है देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि प्लांट ब्रीडर्स ने यहां पे एक ऐसी प्लांट वैरायटी तैयार कर ली है जिसमें दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर को कंबाइन कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया है, उसका प्योर लाइन क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद आईसीएआर के थ्रू अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? तो हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्टिंग, उसको टेस्ट करना, जो भी वैरायटी थी। अब ये आईसीएआर उसको टेस्ट करेगा। रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, यानी जो नया हमने वैरायटी बनाया उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना, उसको किसानों तक पहुंचाना ताकि उससे किसान को लाभ मिले और उनका प्रोडक्शन बढ़े। बिल्कुल सर। तो अब ये कैसे होता है इसको डिस्कस करते हैं। हमने लिखा द न्यूली सेलेक्टेड लाइंस आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंस एटसेट्रा। जो नई हमने प्लांट वैरायटी बनाई, ठीक है, तो हमने वही लिखा कि द न्यूली सेलेक्टेड लाइन, जो हमने जिस लाइन को हमने सेलेक्ट किया, जो नई प्लांट वैरायटी बनाई, जो हमने आईसीएआर को दिया, ठीक है, राइट, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, कि उसका यील्ड कैसा है, वो अच्छा यील्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके पास और दूसरे एग्रोनॉमिक ट्रेट कैसे हैं, यानी वो डिजीज रेजिस्टेंस है कि उसमें हाई प्रोटीन यील्ड कंटेंट है कि वो पेस्ट रेसिस्टेंस है, कैसे और भी कोई ट्रेट वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमने दूसरे भी एग्रोनॉमिक ट्रेट ऑफ क्वालिटी को देखा, उसके डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को देखा, ये सब कुछ वहां पे हम टेस्ट करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको फिर से री इवेल्युएट कर रहे हैं, उसके सभी फीचर्स को टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और ये री इवेल्युएशन आईसीएआर कर रहा है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, हमने कहा कि दिस इवेल्युएशन इज डन, कहां पे हो रहा है ये इवेल्युएशन, वो कैसे कर रहा है, ठीक है, डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। अब हर एक रिसर्च सेंटर के पास में अपना एक रिसर्च फील्ड होता है, उस रिसर्च फील्ड में ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि ग्रोइंग दीज इन रिसर्च फील्ड, रिसर्च फील्ड में ग्रो किया जाएगा, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और वहां पे एक आइडियल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हाई यील्डिंग है कि नहीं है, उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, या हम डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें तो उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये सब कुछ देखा जाएगा। कब? जब हम क्या करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे रिसर्च फील्ड में, और उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, उसको आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है, एक अच्छा फर्टिलाइजर, ठीक है, दूसरा इरिगेशन की प्रॉपर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और बाकी क्रॉप को जो जो चाहिए, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए जो भी मैनेजमेंट चाहिए वो सारा प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी हम कह सकते हैं कि एक आइडियल ग्रोइंग कंडीशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सर, फील्ड में, और उसमें ग्रो करके उसके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने कहा द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो इवेल्युएशन वहां पे कर लिया गया और सब कुछ सही रहा, फिर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम कहां पे, फार्मर फील्ड्स में। तो हम फार्मर फील्ड्स में उसको ग्रो कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री, और वहां पे एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि एक साल हमने ग्रो कर लिया, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको हमने अच्छा मान लिया, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, तो उसको वहां पे हम क्या करेंगे कि 3 ईयर तक, हमने क्या लिखा, ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, हम 3 ग्रोइंग सीजन तक ग्रो कर रहे हैं, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोकेशन में। अब इसको एक बार समझते हैं, हमने क्या किया कि इस वैरायटी को साउदर्न इंडिया में भेजा, नॉर्थ इंडिया में भेजा, नॉर्दर्न इंडिया में भेजा, वेस्टर्न इंडिया में भेजा, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ग्रो करा रहे हैं, मतलब इंडिया में जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उन सब में, हर जगह पे ग्रो करा रहे हैं। अब क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट अलग है, क्लाइमेट अलग है, तो हर इन्वायरमेंट में वो प्लांट कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमको चेक करना है। अब मान लीजिए कि हमने साउदर्न इंडिया में इसको भेजा, ओके, और वहां पे जब ये ग्रो कर रहा है, और ग्रो करके जब इसका परफॉर्मेंस हमने वहां पे देखा, तो हमको ये पता चला कि वहां पे पहले से एक लोकल वैरायटी जो एडॉप्टेड है वो इससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या हम इस वैरायटी को वहां पर रिलीज करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलीज नहीं करेंगे। जबकि हमने यही देखा कि हम ईस्टर्न इंडिया में जब इसको भेज रहे हैं तो वहां पे ये पहले से प्रेजेंट वैरायटी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, 3 साल
साल इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब रिलीज करने जाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसको रिलीज करेंगे, क्योंकि ये वहां के लिए बेटर परफॉर्म कर रही है। तो हम इस तरीके से इसके परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहे हैं कि किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बेटर परफॉर्म करेगी। तो इस तरह हमने देखा कि हमने कैसे एक प्लांट वैरायटी को प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू इंप्रूव किया और इंप्रूव करके उसको रिलीज किया और रिलीज करके फार्मर्स तक पहुंचाया ताकि फार्मर उसको ग्रो करें और हाई ईल्ड का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये देखा हमने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे हम एक प्लांट वैरायटी को इंप्रूव करते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों देख लिया प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के पांचों स्टेप्स, और ये पांचों स्टेप जब हो जाते हैं तो एक नई प्लांट वैरायटी मिल जाती है जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर रखती है। राइट? तो आसान नहीं है बच्चों ये सारे स्टेप्स करना। राइट? तो पांचों स्टेप जब होंगे तब जाकर एक नई प्लांट वैरायटी रिलीज होती है। सर्टिफाई कौन करेगा? देखो आईसीआर ने इवेलुएट कर दिया, अच्छे से चेक कर लिया कि सब कुछ अच्छा है, कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सब चेक कर लिया। और फाइनली बच्चों सीड को सर्टिफाई करने का काम एनएससी करती है। सीड को सर्टिफाई कौन करता है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और तब जाकर सीड रिलीज होते हैं मार्केट में, सीड एजेंसीज को दे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सीड को इवेलुएट किसने किया? आईसीआर ने। फिर सीड को सर्टिफाई कौन करेगा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। एंड देन सीड्स आर रिलीज फॉर मार्केट। राइट? तो ये बच्चों वेरियस स्टेप्स हमने देख लिए इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। राइट? तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए जरा, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशन। और पहला एप्लीकेशन हम लेने जा रहे हैं बच्चों, इंप्रूवमेंट ऑफ ईल्ड। प्लांट ब्रीडिंग से हम क्या करने जा रहे हैं? ईल्ड इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। आइए देखिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ईल्ड। अच्छा देखिए, सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन व्हीट, व्हीट की ईल्ड कैसे इंप्रूव की गई बाय प्लांट ब्रीडिंग, वो देखने जा रहे हैं। टोटल एनसीईआरटी डाटा है, याद रखना है सब कुछ। राइट? आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों नाम, नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। राइट? लेकिन नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इनको नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए इन्हें नोबेल लॉरिएट कहते हैं। 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। राइट? अगला देखें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बता ही चुका। ये काम कहां कर रहे थे? ये काम कर रहे थे एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, यहां काम कर रहे थे। राइट? और इन्होंने किया क्या वो देखो। ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट। सेमी ड्वार्फ वेराइटी व्हीट की बनाई थी। सेमी ड्वार्फ समझते हैं? देखो, अगर बहुत ज्यादा टॉल प्लांट बनाओगे तो एक ही डायरेक्शन में विंड चलेगी या एक ही डायरेक्शन से रेन होगा तो क्या होगा? प्लांट्स गिर जाएंगे, टॉल हुए तो अगर व्हीट। और बहुत ड्वार्फ रह गए तो थोड़ा सा भी पानी अगर क्रॉप फील्ड में ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से डूब जाएंगे, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें ना ज्यादा टॉल प्लांट बनाना है ना ड्वार्फ बनाना, हम सेमी ड्वार्फ बनाएंगे। तो इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया था, हाई यील्डिंग वैरायटी थी वो। और कौन कौन सी? सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64। ये मैक्सिकन वैरायटी है व्हीट की, मैक्सिकन वैरायटी व्हीट की है। राइट? ये बनाया नॉर्मन बोरलॉग ने। बाद में बच्चों इन दोनों व्हीट वैरायटी को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो हुआ क्या वो देखना है। आइए देखते हैं बच्चों। मैक्सिकन वैरायटी सोनोरा 64 को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, लाया गया। तो इंडिया में ये वैरायटी एडॉप्ट नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाई। राइट? इसीलिए हमने क्रॉस कर दिया। जब एडॉप्ट नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाई अच्छे से, तो फिर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उन्होंने
इस सोनोरा 64 वैरायटी में गामा रेडिएशन डालकर, गामा रेज डालकर इसमें म्यूटेशन कराया। मतलब क्या कराया? इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया। और जो नई वैरायटी वीट की बनी उसका नाम रखा गया शरबती सोनोरा। और यह इंडिया में ग्रो कर सकती थी। राइट, ओके। दूसरा, लर्मा रोजो 64 मैक्सिकन वैरायटी, इसे भी इंडिया में लाया गया। राइट, ये भी इंडिया में ग्रो नहीं कर पाई, अडॉप्ट नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाई। जब नहीं ग्रो कर पाई तो फिर से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इस पर गामा रेडिएशन डालकर म्यूटेशन कराया और जो नई वैरायटी बनी उसका नाम रखा पूसा लर्मा। राइट, तो ये दोनों वैरायटी कैसे बन रही हैं? बाय म्यूटेशन। गामा रेडिएशन की मदद से इन दोनों में म्यूटेशन कराया गया और वीट की नई वैरायटी बनी। सोनोरा 64 से बना शरबती सोनोरा और लर्मा रोजो 64 से बना पूसा लर्मा। और आपको बताऊं बच्चों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने यह काम पता है कहां किया था? IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, अच्छा। दूसरी बात, इसी को सर पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, इसीलिए पूसा लर्मा नाम आया। दिल्ली में पूसा रोड है। राइट ना? तो पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं या IARI कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर गामा रेडिएशन डालकर सोनोरा 64 से बनाया शरबती सोनोरा, लर्मा रोजो 64 से बनाया पूसा लर्मा। और ये दोनों वैरायटी इंडिया में ग्रो कर सकती है। और बात सुनो, these two varieties contributed a lot to green revolution in India. Right? और देखो बच्चों, देखिए जो चीजें मैंने बताई वही लिख रखी है। सोनोरा 64 and Lerma Rosso 64 were subjected to mutation at IARI under the direction of Dr. M.S. Swaminathan. Right? अच्छा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मैं बता ही चुका हूं कि ही हैज प्रोड्यूस्ड शरबती सोनोरा एंड पूसा लर्मा वैरायटी ऑफ वीट बाय म्यूटेशन। और इन्हें ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। राइट, अच्छा। दूसरी बात बच्चों, 1963 में 2 वेराइटीज ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग वर। 1963 में वीट की 2 और वैरायटी बनाई गई थी इंडिया में। कौन कौन सी वैरायटी थी? एक का नाम सोनालिका और एक का नाम कल्याण सोना। 1963 में ये 2 वैरायटी बनाई गई थी, सोनालिका और कल्याण सोना। क्या खास था इन दोनों में? दोनों में खास बात था कि दोनों हाई यील्डिंग थी और डिजीज रेजिस्टेंट थी। राइट, ओके। और सुनो, हमने वीट की यील्ड को कितना बढ़ा लिया वो सुनो आप बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ वीट 1960 में वीट का प्रोडक्शन बच्चों इंडिया में 11 मिलियन टन्स था। कितना? 11 मिलियन टन्स, बस इतना सा। और प्लांट ब्रीडिंग से 2000 तक में हमने पता है यील्ड कितना बढ़ा लिया है? 11 मिलियन टन से बढ़ाकर 2000 तक में कितना कर लिया? 75 मिलियन टन्स कर लिया। बढ़ गया ना यील्ड। ये तो बोल रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं? यील्ड बढ़ाते हैं। जैसे वीट का यील्ड हमने 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक कर लिया 2000 तक में ही सिर्फ। राइट, तो पहला केस हमने पढ़ा यील्ड बढ़ाने का वीट का। राइट, तो अभी हमने वीट में यील्ड कैसे बढ़ाया इसकी बात की। अब आइए हम बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट इन राइस, यानी अब हम राइस की वैरायटी को कैसे इंप्रूव किए इसकी बात करते हैं। और इसके थ्रू कैसे यील्ड को यहां पे इंक्रीज किया गया। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी जितनी भी सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी थी, अभी अपने जैसे वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी की बात की थी, वैसे ही राइस की भी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज पाई जाती हैं। तो जितनी भी सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी थी वो कैसे डेराइव की गई उनके बारे में बात की जा रही है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा IR8 ये एक राइस की वैरायटी है जो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो हमने लिखा कि डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस। ठीक है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस ने इस वैरायटी को डेवलप किया था। और एक दूसरी वैरायटी है
ताइचुंग नेटिव 1 जो कि ताइवान ने डेवलप किया था। इन दोनों वैरायटीज की मदद से हमने सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज को डिराइव किया था, इनकी मदद से उनको डिराइव किया गया था। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो हमने लिखा कि इन इंडिया द डेरिवेटिव्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 बट कुड नॉट एडॉप्ट टू इंडियन कंडीशन। अब ध्यान से सुनिए, जैसे बारलॉग साहब ने जो वैरायटी बनाई थी सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी, उसको इंडिया में जब लाया गया तो वो भी इंडिया में एडॉप्ट नहीं कर पाया। ठीक ऐसे ही जब इनसे डेरिवेटिव वैरायटीज जो राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ड्राइव की गई थी उनको इंडिया में लाया गया तो वो भी वैरायटीज इंडिया में एडॉप्ट नहीं कर पाई, तो इंडियन कंडीशन के लिए वो फेवरेबल नहीं थी। अब क्या हुआ इसकी बात करते हैं। तो हमने लिखा लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जया एंड रत्ना वेयर डेवलप इन इंडिया। इसके बाद ठीक है, बेटर यील्डिंग यानी एक ऐसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की जो जिसका यील्ड बेटर था, right. और वो वैरायटी कौन कौन सी थी, जया और रत्ना, इनको डेवलप किया गया इंडिया में और इन्होंने फिर इंडिया में राइस के यील्ड को इंप्रूव किया। बिल्कुल सर। अगली बात करें, यहां पे एक वैरायटी है IR36। IR36 किसने डेवलप किया, यही जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस ने ही इस वैरायटी को भी डेवलप किया था। तो ये IR36 वैरायटी जो है ये भी राइस की एक वैरायटी है, इज रेसिस्टेंस टू ग्रासी स्टंट वायरस। ठीक है, ये ग्रासी स्टंट वायरस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस था। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करें, ये IR36 वैरायटी जो है ऑफ राइस इज हाई यील्डिंग वैरायटी एंड हैज सॉल्व्ड मेजर फूड प्रॉब्लम इन एशिया। और इसका भी यील्ड काफी ज्यादा था, ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी और पूरे एशिया में जो राइस का प्रोडक्शन था उसको इसने बढ़ाया और उसको बढ़ा के जो फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया IR36 ने। सर इसीलिए IR36 को सुपर राइस भी कहते हैं क्योंकि इसने पूरे एशिया में ये जो प्रॉब्लम चल रही थी फूड प्रोडक्शन की उसको सॉल्व करने में हेल्प किया। राइट सर। अगली अगर हम बात करें तो अब अगर हम प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने व्हीट को कंपेयर किया, एक बार हम यहां पे राइस के लिए भी कंपेयर करते हैं कि इंडिया में 1960 में हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 35 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे राइस को। और जब हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू वैरायटीज को इंप्रूव किया, उसके बाद अगर हम देखें तो इन 2000 ये जो यील्ड था वो कितना हो गया, तो 89.5 मिलियन टन्स हमने यील्ड यहां पे जनरेट किया। तो आपने देखा कि कैसे हमने राइस में भी यील्ड को इंप्रूव किया, यील्ड को बढ़ाया। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 1960 से अगर हम 2000 देखें तो काफी ज्यादा यील्ड हमने यहां पे इंक्रीज कर लिया है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम नई वैरायटीज का डेवलपमेंट हमने किया और उसके थ्रू यील्ड को इंक्रीज करने का काम किया। बिल्कुल सर। तो बच्चों यील्ड हमने व्हीट की कैसे बढ़ी वो बात कर ली, राइस की कैसे बढ़ी वो भी बात कर ली। अब अगला आ रहा है बच्चों शुगर केन। आइए देखते हैं इंप्रूवमेंट इन शुगर केन। देखिए शुगर केन की एक वैरायटी थी बच्चों, क्या, सैकरम बारबेरी। सैकरम बारबेरी, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो जरा, नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी। आप सब जानते हैं शुगर केन इंडिया में सबसे ज्यादा सर नॉर्थ इंडिया में ग्रो करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ये ग्रो कर सकता था सैकरम बारबेरी। और लेकिन इसकी स्टेम थिन थी। शुगर केन में तो यील्ड ही उसकी स्टेम है, नहीं होती, थिक स्टेम होगी तब ना यील्ड ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा मिलेगा। इसकी स्टेम थिन थी तो शुगर भी कम था, यील्ड कम था। राइट, तो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है ठीक है, लेकिन ये समस्याएं थी, यील्ड कम था, इसका यील्ड कम था, शुगर कंटेंट कम था। राइट बच्चों, एक दूसरी वैरायटी शुगर केन की सैकरम ऑफिसिनेरम, इसको कॉमनली हम ट्रॉपिकल केन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल केन सैकरम ऑफिसिनेरम। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये साउथ इंडिया में ग्रो कर सकती थी, साउथ इंडिया में। राइट, थिकर स्टेम था इसका, स्टेम थिक है तो शुगर कंटेंट भी हाई होगा, यील्ड ज्यादा होगा, स्टेम ही तो यील्ड है, स्टेम थिक है तो यील्ड भी ज्यादा होगा। तो प्रॉब्लम कहां थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता था, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, ये समस्या थी। राइट, ओके, तो ये नॉर्थ इंडिया में जो ग्रो कर रहा है
इसकी ईल्ड अच्छी नहीं है, और जो साउथ इंडिया में ग्रो कर रहा है उसका सब कुछ अच्छा है, बस एक समस्या कि वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता था अच्छे से। इसीलिए क्या किया गया, देखो, इसलिए किया क्या गया, सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनारम दोनों को क्रॉस कराया गया और शुगर केन की नई नई वेराइटीज बनाई गई, और जो नई नई वेराइटीज बनी उनमें सब कुछ डिजायर्ड था। मतलब देखो जरा, थिकर स्टेम, शुगर कंटेंट ज्यादा, ईल्ड ज्यादा, और नॉर्थ इंडिया में भी सक्सेसफुली ग्रो कर सकता था, राइट? तो इस तरह शुगर केन की ईल्ड बढ़ाई गई, राइट? अब अगर हम अगली बात करें तो हमारा जो अगला है वो हम इंप्रूव कर रहे हैं मिलेट्स को। तो हम मिलेट्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हाइब्रिड मेज, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पीछे डिस्कस किया था। तो हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में सक्सेसफुली इनको डेवलप किया गया। बिल्कुल। अगला अगर पॉइंट डिस्कस करें, हमने कहा कि हाइब्रिड ब्रीडिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, hybrid breeding have led to the development of several high yielding varieties resistance to water stress। हमने हाइब्रिड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यानी कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग की, वो यूज किया, और हाइब्रिड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कई सारे ऐसे वैरायटी को डेवलप किया जो वैरायटी हाई यील्डिंग तो थी ही, लेकिन इनके साथ साथ इनके पास में वाटर स्ट्रेस से अगेंस्ट रेसिस्टेंस कैरेक्टर भी प्रोवाइड किया गया था। तो वाटर स्ट्रेस से अगेंस्ट रेसिस्टेंस कैरेक्टर और हाई यील्डिंग, ये दो कैरेक्टर उनमें डेवलप किए गए। और ये कैसे आया, ये दोनों कैरेक्टर एक साथ कैसे लाया गया, तो हाइब्रिड ब्रीडिंग के थ्रू, और इस तरीके से मिलेट्स को यहां पे इंप्रूव किया गया और इनका प्रोडक्शन यहां पे बढ़ाया गया। बिल्कुल सर। तो बच्चों देखा आपने, पहला एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग का हमने देखा कि यील्ड कैसे इंप्रूव की जाए, राइट?